सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि कदीम ज़माने में एक रईस की बेटी घुड़सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर गई और उसकी टांग की हड्डी जोड़ से हिल गई। लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की कि हड्डी को वापस अपनी जगह पर बिठाएं, मगर मसला ये था, मुसीबत ये थी कि लड़की किसी गैर मर्द को अपने जिस्म को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। बाप ने बहुत इसरार किया कि बेटी इलाज के लिए शरीयत ने भी हकीम को महरम करार दिया, लेकिन बेटी किसी तरह राज़ी नहीं हुई और तकलीफ़ की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक बहुत बड़े माहिर हकीम रहते हैं, उनसे मशवरा कर लें। लड़की का बाप हकीम साहब के पास गया, अपना मसला बयान किया तो हकीम साहब ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपकी बेटी की टांग का इलाज बगैर हाथ लगाए कर सकता हूँ। वो शख्स कहने लगा कि जो भी शर्त हो वो कबूल करने पर राज़ी है। हकीम ने कहा कि शर्त यह है कि एक बहुत मोटी ताज़ी गाय मेरे लिए ला दो तो मैं आपकी बेटी का इलाज कर दूंगा। अब हकीम के मुतालबे पर वो शख्स बहुत भारी कीमत पर शहर की सबसे बड़ी सेहतमंद गाय खरीद कर हकीम साहब के घर ले आया। हकीम साहब ने कहा कि आप अपनी बेटी को 3 दिन बाद अपने साथ लेकर आएँ और उसी दिन अल्लाह के हुक्म से उसका इलाज कर दूंगा। अच्छा, जब वो शख्स चला गया तो हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि 3 दिन तक ना तो गाय को घास का एक तिनका खिलाया जाए और ना ही पानी का एक कतरा भी पिलाया जाए। अब शागिर्द हैरान हो गए कि इतनी सेहतमंद गाय 3 दिन में भूख और प्यास से मर जाएगी, लेकिन उस्ताद का हुक्म था इसलिए अमल तो करना था और तो कोई चारा नहीं था। अब होता क्या है, 3 दिन तक गाय भूख और प्यास की शिद्दत से कमज़ोर हो गई। अब दोपहर के वक्त वादे के मुताबिक वो शख्स अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर हकीम साहब के पास लेकर आ गया। हकीम ने लड़की के वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय की पीठ पर बिठा दो। सब बहुत हैरान हो गए, लेकिन हुक्म मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। अच्छा जी, लड़की को जब बिठा दिया गया गाय पर और अब हकीम साहब ने अगला हुक्म ये दिया कि लड़की के दोनों पाँव गाय के पेट के गिर्द जो है रस्सी से कस कर बांध दें। अब ये काम भी हो गया और ये काम होने के बाद हकीम साहब ने शागिर्दों को मज़ीद क्या कहा कि अब गाय के सामने घास और दूसरी खुराक डाल दो। जब गाय के सामने खाना और पानी रखा गया, क्योंकि 3 दिन से ना खाना खाया था गाय ने ना पानी पिया था, तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी खाने लगी। अब हकीम साहब ने उसके सामने पानी की बड़ी सी बाल्टी में बहुत सारा नमक डालकर रख दिया और गाय तेज़ी से पानी पीने लगी। अब पानी में नमक की आप कह लें कि आमेज़िश ने प्यास की शिद्दत मज़ीद बढ़ा दी, तो गाय ने एक साथ बहुत सा पानी पी लिया। घास और पानी ने गाय का पेट फुलाना शुरू कर दिया और लड़की की टांगों पर दबाव इतना बढ़ा कि वो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। अब हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतरवाया, उसके वालिद से कहा कि आपकी बेटी की टांग की जो हड्डी है जो जोड़ से हट गई थी वो अपनी जगह पे वापस आ गई है और लड़की को वाकई शिफा मिल गई। अब नाज़रीन, ये हकीम कोई और नहीं थे बल्कि बाबा बोली सीना थे, जिन्होंने अपनी जहानत और महारत से एक मुश्किल मसले को बग़ैर हाथ लगाए हल कर दिया। अब इसीलिए कहते हैं कि जहानत और महारत, एक चीज़ जहानत, दूसरी चीज़ महारत, जब ये एक हो जाएं तो मुश्किल से मुश्किल मसले को हल कर लेते हैं। मुल्की हालात की मैं बात करना चाहूँगी। अभी एक मरज़ इस वक्त हमारे मुल्क को भी लाहक है और वो मरज़ क्या है? कर्ज़ का मर्ज़, जिसने मईशत को बीमार बना छोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि मईशत किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी का मतलब समझते हैं ना, लेकिन बदकिस्मती से कह लें कि इसको साबिका हुकूमतों की पॉलिसीज़ ने ऐसी ज़रबें लगाई हैं कि आज हाल ये है कि जो मरज़ है वो ला इलाज दिखाई दे रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इन मुश्किल हालात में भी हौसला नहीं हारे। उनकी हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी, हौसला नहीं हारते हैं, बल्कि पूरी जान मारकर इस बीमार मईशत का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेहतरीन डॉक्टर की तरह। लेकिन हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं वो हुकूमत को ऐसा करने नहीं दे रहे हैं, यानी रोड़े अटकाने का जहाँ मौका मिलता है वहाँ रोड़े अटकाए जाते हैं और शोर मचाकर हुकूमत को ना अहल, निकम्मा, नालायक, ना जाने क्या क्या अलकाबात दिए जाते हैं और ये लक़ब देकर हुकूमत के हरीफ उसकी सारी तवज्जो एक्चुअली डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब जैसा कि खेल का मैदान हो ना, तो उसमें जो तमाशाई होते हैं वो कि खिलाड़ियों के जो तमाशाइयों का शोर है ना, वो शोर शराबे की उनको आदत होती है, लेकिन
फिर भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों या किसी भी टीम को जो तमाशियों का प्रेशर है ना वो महसूस ज़रूर होता है। ठीक वैसे ही हुकूमत अपोजिशन के मनफी रवैये को नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आप ये नहीं ना कह सकते कि प्रेशर नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं हुकूमत इसका प्रेशर भी ले रही होगी, हुकूमत पे कहीं ना कहीं इस हद से ज़्यादा तनकीद का असर ज़रूर पड़ता होगा। वो अब आपको शो करें या ना करें वो अलग बात है। अच्छा, इसके बावजूद एक बात मानना पड़ेगी कि इमरान खान साहब हौसला नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब इस कोशिश में कि चाहे सब्सिडी से या फिर किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से गरीब तबके को फौरी रिलीफ ज़रूर दिया जाए। अब नाज़रीन, जिस तरह जंजीरें पाँव में पड़ जाने से क्या होता है, इंसान चल नहीं सकता ना, और अगर चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, जंजीरें उसकी टांगों का तवाज़ुन ख़राब कर देंगी और क्या होगा, बेचारा गिर जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी मईशत के पाँव में IMF की जंजीरें पड़ी हुई हैं और ये जंजीरें हमारी मईशत को खड़ा नहीं होने दे रही हैं। और यही वजह है कि ना चाहते हुए भी मौजूदा हुकूमत को ना करते हुए भी IMF के पास जाना ही पड़ा। और अब भी मईशत को सहारा देने के लिए पाकिस्तान को IMF से एक और डील करनी पड़ी है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कह लें, साइड इफ़ेक्ट्स अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस तरह इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट मिनी बजट की सूरत में सामने आने लगा। अब IMF ने पाकिस्तान के साथ डील के नतीजे में 600 अरब का मिनी बजट लाने की कड़ी शर्त रखी थी, जो अब हुकूमत मजबूरी में कह लें कि कड़वा घूंट पीते हुए पूरा करने जा रही है। अब सवाल ये सवाल उठ रहा है कि जी इससे मईशत संभलेगी भी या फिर महंगाई में इजाफा होगा। लेकिन अब हुकूमत ने जो मुआशी हिद्दत है ना, इसको कम करने के लिए मिनी बजट को कह लें कि फ़ाइनल टच दे दी है और इस बजट में 6 खरब रुपए की एडजस्टमेंट्स और अखराजात की कटौतियाँ शामिल हैं। बहुत से तजियाकारों का ये कहना है कि ये कदम वफाकी हुकूमत की जानिब से 5 महीने पहले माली साल 2022 के लिए पेश किए गए तरक्याती बजट के असरात को वापस पलटाने में किरदार अदा करेगा। अब इन इक़दामात को पेशगी इक़दामात भी कहा जा रहा है, जो जनवरी में IMF बोर्ड से मंजूरी के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त जमा कराने की जो राह है या रास्ता उसको हमवार कर सकता है और बोर्ड की मंजूरी से मुल्क के लिए $1 अरब जारी हो सकेंगे। अब एक तरफ हुकूमत ये समझती है कि IMF से मिलने वाली इमदाद मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद फराहम करेगी और ये कर्ज हासिल करने के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे और महंगाई से अवामी हलकों में बेचैनी की लहर भी दौड़ चुकी है और अवाम हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अब घबराने का वक्त आ गया है या अब भी नहीं घबराना। लेकिन मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब अब भी अवाम को यही कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तसल्लियाँ दे रहे हैं, हौसले दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। और वैसे भी हर मुश्किल के साथ आसानी तो होती है, लेकिन अभी तक अवाम को कोई आसानी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन शौकत तरीन साहब उनको आने वाला वक्त आसान नज़र आ रहा है। क्या कह रहे हैं वो ज़रा क्लिप चलाइएगा। अरे सुना आपने शौकत तरीन साहब को कह रहे हैं जी कि जो हमें मस्बत चीज़ों की भी बात करनी चाहिए, सिर्फ मनफी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते रहना चाहिए। अच्छी बात है कि पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा हो रहा है और हमारी मईशत मजबूत हो रही है, लेकिन आलमी सतह पर कीमतों में कमी के साथ ही निचली सतह पर बेहतरी आएगी। जो चीज़ें महंगी हो गई हैं वो सारी दरामदी अशिया हैं। इन अशिया ने महंगाई और इम्पोर्ट बिल को भी मुतासर किया है। अच्छा, शौकत तरीन साहब ने आलमी मार्केट में महंगाई में कमी का हवाला देते हुए कहा है कि जी कोयले की जो कीमत है वो $240 थी, अब वो $110 पर आ गई है। पेट्रोल 87 पर था, 87 पर, अब ये $68 यानी $68 पर आ गया। और उम्मीद की जा रही है कि जी LNG का जोर भी टूटेगा। और अवाम को वो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, ना घबराने का मशवरा दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जी ये अल्फाज तो हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं कि घबराने की बात नहीं है, इसलिए जो रेवेन्यू है वो ठीक तरह बढ़ रही है। बिजली के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है और जो फसलें हैं वो 88 मिलियन टन हो गई हैं। अब हमें ये देखना है कि सारी जो चीज़ें हैं आया कि ये सही डायरेक्शन में, सही समत में जा रही हैं। अवाम को कहना चाहता हूँ कि हमारी मईशत ठीक जा रही है। हमें बिल्कुल एहसास है कि हमारा निचला तबका, मुतवसत तबका मुश्किल में है, लेकिन उनको दबाव से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। अब ना ज़ाहिर सी बात है ना कि मिनी बजट में पर ये जो अपोजिशन है वो एक बार फिर से हुकूमत पर सख्त तरीन तनकीद कर रही है और अवाम में एक्चुअली एक तासुर उभार रही है कि जो मिनी बजट है ये मज़ीद तबाहियाँ लेकर आएगा। अब इसीलिए शौकत तरीन साहब ने अवाम के सामने ये सारे जो हक़ाइक़ हैं वो रखे, बताए, ताकि अवाम को असल जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसका अंदाज़ा हो सके और अवाम फिर खुद डिसाइड करे कि सिचुएशन है क्या। और शौकत तरीन साहब ने जहाँ मईशत के मुतालिक ये जो तल्ख हक़ाइक़ हम इसको कहेंगे ना, तल्ख हक़ाइक़ से आगाह किया, वहीं पे इन्होंने कुछ अच्छी खबरें भी सुनाई हैं
और अच्छी खबर यकीनी तौर पे अहमियत की हामिल होती है, जैसा कि शौकत तरीन साहब ने ये बताया है कि जी जो रेवेन्यू इसमें 36% 36% इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रेवेन्यू, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जब रेवेन्यू बढ़ा और इतना बढ़ा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, रेवेन्यू भी बढ़ा, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, तो इस हिसाब से मईशत पर तो बड़ी पॉजिटिव असरात पड़ने चाहिए थे, मस्बत असरात पड़ने चाहिए थे, ऐसा ही है ना? ये बात ठीक है, आलमी दुनिया में भी महंगाई हुई है, ये भी है, लेकिन किसी हद तक तो आम आवाम को रिलीफ मिल जाना चाहिए था ना, अगर इतनी अच्छी खबरें आप सुना रहे हैं। लेकिन रिलीफ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ना, उसके मुकाबले में, एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में इम्पोर्ट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इस हवाले से जो इदारा शुमारियात है उसने तिजारती अदाद शुमार जारी किए, जिसके मुताबिक जुलाई से नवंबर तक तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में तिजारती खसारा 111.74% बढ़ा है। और जुलाई से नवंबर तक की अगर बात करें तो बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर्स रही हैं। और इदारा शुमारियात का यह भी बताना है कि इसी दौरान जो दरामदात है उसका हुजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर्स रहा है। अब नाज़रीन, ये थे फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है कि रेवेन्यू और एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बावजूद गरीब आवाम तक इसके जो माशी असरात हैं, समरात हैं, वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। और अपोजिशन भी यही सवाल हुकूमत से पूछ रही है, लेकिन हुकूमती तर्जुमानों का ये कहना है कि अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए महंगाई जैसे अहम मामले पर आवाम के साथ हमदर्दी का दिखावा कर रही है, लेकिन अपोजिशन के बकौल उसको आवाम के दुखों का, तकलीफ का बहुत एहसास है। अब खबर के मुताबिक अपोजिशन ने मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश करने की सूरत में शदीद तरीन मज़ाहमत करने का फैसला किया और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाजराई उरूज पर पहुंच गई है। एक तरफ अपोजिशन की जानिब से कौमी सलामती कमेटी इजलास में बायकॉट ने भी कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया और वहीं पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से वुज़रा और पार्टी तर्जुमानों को एक मरतबा फिर अपोजिशन की करप्शन बेनकाब करने के अहकामात जारी कर दिए। अब दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान ने भी हुकूमती जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसके ऊपर अपना सियासत का रंग जमाने का फैसला कर लिया। ज़राए बताते हैं कि मिनी बजट की गूंज पर अपोजिशन रहनुमाओं के आपस में राब्ते शुरू हो गए हैं। PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी साहब और नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब समेत दीगर रहनुमाओं ने आपस में राब्ते बढ़ाने का फैसला कर लिया। और अब PDM और पीपल्स पार्टी महंगाई को ले पीछे कह ले के हाथ धोकर पड़ गई है। और सिराजुल हक साहब भी हुकूमत के साथ, वो कहते हैं ना, दो हाथ करना, बाकायदा दो हाथ कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा, देखिएगा क्या कह रहे हैं। देखा आपने सिराजुल हक साहब को सुना और इनका गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि ये मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या कह रहे थे सिराजुल हक साहब कि जी चंद डॉलर्स के बदले हमारी खुद मुख्तारी को बेचा गया है, मतलब बेचा गया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम ही तरक्की की ज़मानत है। मिनी बजट तैयार है और वज़ीर आज़म के इशारे का इंतज़ार है। कौम में मज़ीद महंगाई बर्दाश्त करने की सख्त नहीं है, हिम्मत नहीं है। और वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि चारों तरफ माफियाज मौजूद हैं। तमाम माफियाज को PTI ने सपोर्ट की है। पूरे मुल्क के हाथों में IMF और वर्ल्ड बैंक की हथकड़ियाँ हैं। अच्छा, सिराजुल हक साहब गवर्नर पंजाब के बयान का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि गवर्नर पंजाब ने लंदन में बैठकर इस बात का एतराफ़ किया कि चंद लाख डॉलर्स के बदले में हमारी गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने हर चीज़ IMF के हवाले कर दी। यानी सिराजुल हक साहब का इशारा इस तरफ था कि जी हुकूमत के अंदर भी महंगाई के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। यानी सिर्फ अपोजिशन ही, हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। और सिराजुल हक साहब ने हुकूमत पर कह लें कि खुलकर तंज़ किए। तंज़ करते हुए सुनामी की तारीफ़ अपने अल्फाज में की और कहा कि कौम की समझ में अब शायद आ गया है कि सुनामी का मतलब क्या है। सुनामी का मतलब है IMF की गुलामी करना। सुनामी का मतलब है माफियाज की हुकूमत। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि चारों तरफ माफियाज मौजूद हैं और तमाम माफियाज को PTI ने सपोर्ट किया है। लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आटा माफिया, शुगर माफिया भी हैं और इन तमाम माफियाज के एजेंडे को PTI की गवर्नमेंट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। अब ये तो सिराजुल हक साहब की अपनी राय हो सकती है।
अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इस सोच से हुकूमत इत्तेफाक नहीं करती है, क्योंकि अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने काबीना की मीटिंग में अपने खिलाड़ियों को ना सिर्फ अपोजिशन की करप्शन बेनकाब करने को कहा, बल्कि उन्होंने अपनों की करप्शन से भी पर्दा उठाने के अहकामात भी जारी किए हैं। इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को भी माफियाज के साथ मिल जाने पर न बख्शा और उनको अपनी जमात से दूर कर दिया। अब इनके खिलाफ तहकीकात भी हो रही हैं और इमरान खान साहब बहुत मरतबा इस बात का इकरार कर चुके हैं कि माफियाज ने उनकी हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत इन माफियाज का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब हुकूमत एक तरफ मईशत को बेहतर बनाने की कोशिशों में है, तो वहीं पर हुकूमत इस माशी बदहाली का जिम्मेदार साबिका हुकूमत को भी करार दे रही है, जो साबिका हुकूमतें थीं उनको करार दे रही है, जिस पे पीडीएम और दीगर अपोजिशन जमातें जो है ना, वो हुकूमत के इस मौक़िफ़ को क्या कहते हैं जी, नलायकी और अपनी एतराफ़ करार दे रहे हैं। और पीडीएम इस बेकाबू महंगाई को अपने लिए कह लें कि जैसे मौका गनीमत नहीं होता नाजरीन, मौका गनीमत जानते हुए इससे खूब फ़ायदा उठाना चाहती है, कहते हैं कैश करवाना किसी सिचुएशन को, ये सिचुएशन है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब भी IMF का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि आज मुल्क को आलमी गदागर बना दिया गया है। आलमी गदागर, ज़रा सुनिएगा कैसे कह रहे हो ये बात। अरे सुना आपने एहसन इकबाल साहब को, वो कह रहे हैं जी कि मुल्क की जो खुद मुख्तारी है ना, उसको IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया। आज पाकिस्तान की मईशत को गुलाम बना दिया गया है। हुकूमत ने छठा सेक्रेटरी ख़जाना तब्दील कर दिया है। हुकूमत ने 5 से ज़्यादा वज़ीर ख़जाना तब्दील किए और 5 से ज़्यादा ही चेयरमैन FBR भी तब्दील हो चुके हैं। इस मुल्क को नालायकी और नाअहली की तजर्बा गाह बनाकर इसकी मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई है। हमने पाकिस्तान को हंसता बसता हुआ छोड़ा था, लेकिन आज वही मुल्क आलमी दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। अब नाज़रीन, ये इल्ज़ाम तराशियाँ देख कर लग ऐसा रहा है, महसूस ऐसा हो रहा है कि मुल्क की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है उसके टूटने का दुख सबको है, लेकिन सवाल ये है कि जोड़ना कौन कौन चाहता है। कोई इस हड्डी को जोड़ने के लिए तैयार नज़र आ रहा है? ज़रा दिल पे हाथ रख के और बताइए नाजरीन कि तमाम लोग तनकीद करते हैं, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई ने अवाम का जीना दूभर किया हुआ है, ये हो गया वो हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कोई भी तजावीज़ नहीं दे रहा, कोई भी सोल्यूशंस नहीं दे रहा, कोई भी ये नहीं बता रहा कि उसका जहन। अब एहसन इकबाल साहब बड़े एक इंटेलिजेंट शख्स कंसिडर होते हैं, बड़े एक ज़हीन शख्स माने जाते हैं, तो कोई तजावीज़ दे दें आप। लेकिन तजावीज़ ये लोग क्यों देंगे? ये तजावीज़ इसलिए नहीं देंगे कि अगर कोई तजावीज़ दे दी, पीटे की गवर्नमेंट में तजावीज़ कारआमद साबित हो गई, काम आ गई, फ़ायदा देगी अवाम को, तो क्रेडिट चला जाएगा PTI को। यानी इस टाइम पे एक दूसरे के साथ जो ग्रजेस हैं, एक दूसरे के साथ जो सिलसिला है लड़ाइयों का, एक इधर से ईंट उठाता है उधर से पत्थर उठाता है, जैसे मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ, वो चल रहा है। अवाम की परवाह किसी को नहीं है, मुल्क की परवाह किसी को नहीं है। जो कहते हैं ना महंगाई हो रही है, हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा दर्द है, हमें बड़ा अफसोस है, और ये जो मईशत की हड्डी टूट रही है, हमें बड़ा दुख है, तो फिर दुख ना करते रहें, दुख से आगे एक कदम बढ़ाएं। इस हड्डी को जोड़ना कैसे है बताएं, कौन बताएगा? सिर्फ आप लोग दर्द बताए जा रहे हैं, तकलीफ बताए जा रहे हैं, उसका इलाज कौन बताएगा? वो बताएगा जो पाकिस्तान और अवाम का दर्द समझता होगा, वो ये बताएगा और उसके पास कोई हल होगा। वरना बस ऐसे तनकीद बराए तनकीद चलती रहेगी, तनकीद बराए इस्लाह नहीं चलेगी, कोई तजावीज़ नहीं आएंगी। अब सिर्फ अपने अपने सियासी मकासद कह लें कि उसके लिए मईशत का रोना रोया जा रहा है। मतलब एक हाथ में चीज़ आ गई, मईशत, महंगाई है, चले इसी को कैश करवा लेते हैं। अवाम की दुखती रग इस टाइम पे महंगाई है, चलो जी इसी को कैश करवा लेते हैं, ये चल रहा है। अच्छा, असद उमर साहब भी कुछ कह रहे हैं, सर उनका भी क्लिप चला दीजिएगा। अरे सुना आपने असद उमर साहब को, कहते हैं जी कि PDM इस्लामाबाद पर हमला करने आ रही थी, उनको मैंने मशवरा दिया कि ऐसी गलती ना करना। PDM सिर्फ खाने पीने के लिए इजलास करती रही, PDM सिर्फ तारीखों का ऐलान करती रही, लेकिन मार्च और धरना करने से पहले डर गई। इसलिए मैं अवाम की तरफ से PDM का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे मशवरे पर अमल किया। ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, क्योंकि बार बार की ज़िल्लत से बेहतर है कि PDM एक बार ही ज़िल्लत बर्दाश्त करे। लेकिन नाज़रीन, हमारी जो मईशत है ना, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, ऐसा ही है ना। इनमें एक हमारे रहबरों की बेरुखी कह रहे हैं, जो मईशत की रीढ़ की हड्डी को जोड़ने की बजाय, बड़े मैं अफसोस के साथ कहूँगी, ये रीढ़ की हड्डी को ना जोड़ने की बजाय इसके टूटने पे खुश हो रहे हैं। मतलब मईशत अगर रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ है और वो टूट रही है, तो खुश होना तो नहीं बनता ना। जो अपने वतन से प्यार करेगा, मुल्क से प्यार करेगा, इसको वाकई अवाम का दुख होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, एहसास होगा कि महंगाई हो रही है, लोगों का जीना दूभर किया हुआ है और मईशत का जो हाल हो रहा है, खुशियाँ तो नहीं मनाई जा रही होंगी सिर्फ इसलिए कि सामने जो मुखालिफिन है उनको ताना देने का मौका मिल जाए, या अपने मकासद के लिए, इक़्तिदार के हसूल के लिए इस महंगाई कार्ड को खेला जाए।
इसको खुलकर खेला जाए, पंजाबी में कहते हैं रज के खेला जाए, रज के कैश करवाया जाए, यही चल रहा है। यानी अपनी अपनी सियासत चमकाने का मौका मिला हुआ है। यानी फिर अवाम से तो कोई सरोकार नहीं है, अवाम के दुख से तो किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये जो मईशत है ख़राब हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, मुल्क में कुछ भी हो रहा है, इससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ एक ही चीज़ है, इक़्तिदार की कुर्सी चाहिए। उसके लिए कोई भी कार्ड खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी भी सिचुएशन को कैश करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ऐसे कब तक चलता रहेगा? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? मेरे ख्याल से ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अपोजिशन जमातों ने मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश करने की सूरत में शदीद मज़ाहमत का फैसला कर लिया और ज़राए के मुताबिक बजट की खबरों के बाद से अपोजिशन रहनुमाओं के आपस में राब्ते भी शुरू हो गए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं ने आपस में राब्ते बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और अपोजिशन की तरफ से कौमी सलामती कमेटी इजलास के बायकॉट के ऐलान ने हुकूमत और अपोजिशन में जो कशीदगी है वो मज़ीद बढ़ा दी है। अच्छा, फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है, कहते हैं कि जी लिखते हैं कि पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत से अपोजिशन का बायकॉट अफसोसनाक है। और ये भी कहते हैं कि जी 70 साल में पहली बार कोई हुकूमत सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश कर रही है। ये सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे और संजीदगी से इजलास में इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा JUI और तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला साहब। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, हुकूमत जो मिनी बजट ला रही है और हुकूमत का ये कहना है कि खाने पीने की अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप उस हुकूमत के बारे में मुझसे सवाल करती है जिस हुकूमत की अमलन कोई किरदार नहीं है, उनका कोई रिट ही नहीं है, हुकूमत का कोई रोल नहीं है, हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। 3.5 पौने 4 साल हो गए हुकूमत ने पूरी आवाम के लिए, गरीब के लिए, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, महंगाई के ख़ात्मे के लिए कोई संजीदा कदम हुकूमत ने नहीं उठाई। जब आप महंगाई की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि घबराना नहीं, जब आप महंगाई की बात करते हैं तो कहते हैं सब्र करो, जब आप महंगाई की बात करते हैं तो फिर मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं महंगाई तो आज भी बांग्लादेश से कम है, इंडिया से कम है। अगर आप उनसे बात करते हैं बेरोज़गारी की, कहते हैं नहीं बेरोज़गारी में इजाफा। यानी किसी चीज़ मानने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है। वो ये तस्लीम ही नहीं कर रही है हुकूमत के मुल्क में महंगाई है, वो ये तस्लीम ही नहीं कर रही है कि मुल्क में बेरोज़गारी है, वो ये तस्लीम नहीं करती है कि मुल्क में बहरान है। पार्लियामेंट आपके सामने है, पार्लियामेंट के बारे में उनका रोल क्या है? पूरा पार्लियामेंट अज़्व मुअत्तल कर रखा है, चोरी चुपके कानून साजी करते हैं या आर्डिनेंस के ज़रिए मुल्क पर कवानीन मुसल्लत करते हैं। हुकूमतें इस तरह चलती है। लिहाजा इस मुल्क में न जमहूरियत है, न कानून है, न आइन है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में शामिल जो भी टोला है, ये मुल्क के लिए अजाब बन चुकी है। ये हुकूमत ये मुसीबत बन चुकी है, ये एक नहूसत बन चुकी है। लिहाजा इसका खात्मा ज़रूरी है और कोई हल नहीं है इन मसाइल का। ठीक है, ठीक है, इसका खात्मा ही आपको वाहिद हल नज़र आता है कि हुकूमत ये ख़त्म ही हो जाए, चली जाए, या अपोजिशन में चली जाए, या पहले इलेक्शन हो जाए, कोई और आ जाए इक़्तिदार में, तो ही आपको हल नज़र आता है। और ये बात अक्सर पूछी जाती है, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी हाफिज़ साहब कि अगर PTI की हुकूमत चली जाती है, जिस तरह कि आप लोग चाहते हैं कि चली जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब कोई और इक़्तिदार में आएगा तो महंगाई वाकई ख़त्म हो जाएगी? देखिए डॉक्टर साहिबा, ये मसाइल जन्म क्यों ले रही है? ये मसाइल कब से पैदा हुए? ये जो महंगाई के एक बहरान है, आप खुद देखिए, बेरोज़गारी का बहरान है, लाकानूनियत का बहरान है। ये जो पार्लियामेंट एक गैर फ़ाल इदारा रह चुका है, आप ये तमाम चीज़ों के देख कर ये मसाइल पैदा क्यों हुए हैं? असल वजूहात क्या है? इनकी अवामिल और असबाब क्या है? बुनियादी वजह इसका तो हुकूमत वाले तो ये कहते हैं ना कि हाफिज साहब जो पहली हुकूमतें करके जा चुकी हैं, इतनी बारियां लेके जा चुके हैं, ये उनके पैदा किए हुए मसाइल है जिनको हल हुकूमत कर रही है। मैं डॉक्टर साहब बात यह है, इसके अलावा कोई और दलील है इनके पास नहीं। 4.25 साल हो गए, 4.25 साल में एक काम तो इस हुकूमत को करनी चाहिए थी। इमरान खान और उनकी कैबिनेट ने कौन से काम किए हैं? आप मुझे बताइए, इसके अलावा कि वो पर अपोजिशन पर तनकीद करते हैं, अपोजिशन को गालियां देते हैं, गाली गलोच के अलावा
और जितनी भी खराबियां हैं, जितनी भी तबाहियां हैं, वो माजी पर डाल के, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या आप मुझे बताइए। यानी ये बताइए 3 साल 3.5 साल पहले चीनी की कीमत फी किलो 55 रुपए, आज 140, 120, कभी 160। ये कब से? जब से इनकी हुकूमत आई है। आप आटे की कीमत देखिए, चीनी की कीमत देखिए। जब आटा चोर निकलता है, चीनी चोर निकलता है, दवाई चोर निकलता है, पेट्रोल चोर निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? सारे कैबिनेट में बैठे इनके वज़रा है, और आज भी वज़रा है इनके। अब आप मुझे बताएं, खसरो बख्तियार किस हुकूमत में? आप बताइए, आपका जो जहांगीर तरीन था, जो चीनी स्कैंडल में उनका नाम आया, तो ये कब से आया? जब इमरान खान के साथ वो थे, वो रूल कर रहे थे, तो इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जब मसाइल सारे जन्म ले रहे हैं इनकी हुकूमत की वजह से, तो इन तमाम मसाइल का हल क्या है? 4.25 साल उनको दिए गए, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं 90 दिन में करप्शन को ख़त्म करूंगा, महंगाई को ख़त्म करूंगा, बेरोजगारी को ख़त्म करूंगा। फिर 6 महीने की बात की, अभी कहते हैं कि मुझे 5 साल ये दे दे, 5 साल और दे, फिर देखो मैं नया पाकिस्तान बना रहा हूँ। खुदा को मानो, खुदा का खौफ करो। कौम जोली उठा के बददुआएं कर रही है। इस मुल्क में तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की इस्तीफा में है। अच्छा हाफिज साहब, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कहा है कि जी हुकूमत और पीर दूसरे को NRO दे चुके हैं। सिराजुल हक साहब का क्लिप होगा, शॉर्ट होगा, टीम जरा चलाइएगा। हाफिज साहब आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी चलाइएगा जरा टीम। जी सुना आपने हाफिज साहब क्या कह रहे हैं जी सिराजुल हक साहब के, जी हुकूमत के खिलाफ आप लोग सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं, और सिराजुल हक साहब के इस इल्ज़ाम पर कोई जवाब है PDM के पास? देखिए, हम तो कम से कम हवाई फायरिंग करते हैं, सिराजुल हक का तो फायरिंग ही भी नज़र नहीं आ रही है। टुक टुक नज़र आता है, लेकिन फायरिंग नज़र नहीं आता है। देखिए, मैं सिराजुल हक साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, वो हमारे लिए मोहतरम है, एक पार्टी की सरबराह है। वो जाने और उनकी सियासत जाने, वो किस पिच पर खेलते हैं, वो हर पिच पर खेलने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की सियासत, उनकी तहरीक रोज़ अव्वल से मालूम है। वो ये कि इस मुल्क में आइन और आइन की अमलदारी नहीं है, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं है, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। अब हम क्या करें? हम बंदूक उठा के हम बारूद से लड़ाई करें या गुलेल से लड़ाई करें? हम दलील की लड़ाई करते हैं, तहरीक के ज़रिए जद्दोजहद करते हैं, जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करते हैं, एक सियासी तरीके से जद्दोजहद करते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़िज़ा में जाते हैं, आवाम को शऊर और आगाही देते हैं। आज पूरे मुल्क में जहाँ भी आप जाइए, किसी से भी पूछिए, आपको कहेंगे कि हुकूमत नाकाम है। आपको ये जवाब देंगे कि हुकूमत मुंतखब नहीं है, मुसल्लत है। आपको ये कहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान में एक कानून नहीं है, 2 कानून है। इमरान खान ने एक कानून का वादा किया था और एक पाकिस्तान का। आज हर आदमी से पूछिए कि वो कहाँ गए, वो 1 करोड़ नौकरियाँ, वो कहते हैं नहीं है। 50 लाख घर कहाँ गए, वो जवाब देंगे कि नहीं है। बेरोजगारी ख़त्म हुई? नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई, 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो जब आज हर आदमी, वो ताजर हो, वो डॉक्टर हो, वो सहाफ़ी हो, वो एंकर पर्सन हो, जो भी हो, मजदूर हो, किसान हो, वो यही कहेंगे कि इस मुल्क में काम की हुकूमत नहीं है, अमलन कोई हुकूमत नहीं है, सिर्फ नाम की हुकूमत है। ये जो शऊर, ये जो आगाही दी गई है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, ये PDM की तहरीक की वजह से है सब कुछ। ये PDM की जलसों की, उनकी तहरीक, उनकी रैलियाँ, उनकी मार्च, उनका एहतजाज, ये उनकी चीख व पुकार है जो आज कौम की आवाज़ बन चुकी है। आप बताइए इसके अलावा और हम क्या करें? अब पार्लियामेंट में आपने देखा 33 या 50 के करीब कानून साजी 17 नवंबर को हुई। PDM ने और अपोजिशन की जमातों ने बढ़कर कोशिश की उसकी रोकने की, लेकिन फिर भी हुकूमत ने वो कानून साजी गैर आइनी तौर पर, रूल्स के खिलाफ, असम्बली के रूल्स, जवाबित और कवायद के खिलाफ वो कानून साजी की, जिस पर आज हम सवालात उठा रहे हैं कि आपने एक तरफा कानून साजी की, आइन के खिलाफ की, कानून के खिलाफ की, और वो एतराज़ात जो इलेक्शन कमीशन ने आइनी एतराज़ात उठाए थे उसका जवाब दिए बगैर, उसका हल दिए बगैर तुमने कानून साजी की। एक मुतनाज़ा कानून साजी करके आप गैर मुतनाज़ा इंतखाबात चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये PDM की वजह से है या अपोजिशन जमातों की वजह से है। मैं सिराजुल हक साहब का एहतराम करता हूँ, वो जाने, उनकी राय जाने। PDM की तहरीक, PDM की जो तसलसल है, जो जद्दोजहद है, वो कौम के सामने है। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी कौमी सलामती के जो मामले हैं
उन पर अपोजिशन सियासत करती है और कह रहे सियासत ना करे, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाइकआउट के फैसले पर वो कह रहे नजर सानी भी करें, तो क्या आप उनका ये मशवरा मानेंगे और वाकई आप लोग कौमी सलामती के मामलात पर सियासत करते हैं जानबूझ के? देखिए डॉक्टर साहिबा, फवाद चौधरी कौमी सलामती की बात न करे, उसका कौमी सलामती से क्या ताल्लुक। कौमी सलामती की बात वो करे जिसके दिल में कौम का एहसास हो। जब आपके दिल में, आपके सीने में, इमरान खान के सीने में कौम के लिए कोई एहसास ही नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है कि कौम रुल रही है, कौम चीख रही है, कौम की ज़िंदगी, माशी ज़िंदगी तुमने तबाह कर दी, उनकी ज़िंदगी छीन ली। आपने IMF, आपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया। कल तुम मनी बजट असेंबली में पेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम स्टेट बैंक IMF के हवाले करते हो, तुम अपनी मईशत IMF के हवाले करते हो, तुम 22 करोड़ आवाम की माशी ज़िंदगी IMF के झोली में डालते हो। लिहाजा फिर मेरी माशी फैसले जो कुछ भी है, ए से लेकर जेड तक, ये फैसले फिर IMF करेगी, अमेरिका करेगी। IMF का मतलब अमेरिका। आप भी कौमी सलामती की बात करते हैं कि आपने पूरी मुल्क की मईशत IMF और अमेरिका के हवाले किया। तुम किस मुंह से कौमी सलामती की बात करते हो? आप कौमी सलामती की, आपकी लीडर बात करते हैं इमरान खान। क्या कश्मीर का मसला कौमी मसला नहीं था? खित्ते का मसला नहीं था? जब ब्रीफिंग थी उसमें अस्करी क़ियादत भी, सियासी क़ियादत भी, अपोजिशन की जमातें और क़ियादत भी पार्लियामेंट के अंदर। आप कहाँ थे? इमरान खान नहीं था। जब गिलगित का मसला आया, इमरान खान कहाँ थे? इमरान खान नहीं था। जब कोरोना पर बातें हो रही थी, एक कौमी सलामती कमेटी या पूरी पार्लियामेंट उस सियासी और अस्करी क़ियादत बैठ रहे थे, उस वक्त इमरान खान कहाँ थे? इमरान खान, मुझे बताओ किसी भी हसास मीटिंग में जिसका ताल्लुक खिते से हो, जिसका ताल्लुक कौमी सलामती से हो, एक मीटिंग मुझे बताइए कि इमरान खान ने उस मीटिंग में हाजिरी दी, उसकी मौजूदगी आपने साबित की। तो फिर ये बात सही है कि इस हुकूमत का कौमी सलामती के साथ कोई ताल्लुक है। इस हुकूमत का कौमी सलामती के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आइन में जो आप तब्दीली करते हैं या कानून साजी आप करते हैं, इसका ताल्लुक भी खित्ते और कौम और मुल्क से है, लेकिन आप कानून साजी। अच्छा हाफिज साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास, में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जानना चाहूंगी। हाफिज साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है। एक जुमला देता हूँ। आप अपोजिशन को डाकू कहते हैं, लुटेरा कहते हैं, चोर कहते हैं, गाली देते हैं, फिर कहते हैं कि आ जाओ मेरे साथ बैठिए। कैसे बैठिए आपके साथ? आपका सलामती से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुम संजीदा ही नहीं है, आपकी हुकूमत संजीदा नहीं है, क्यों बैठूं आपके साथ इस माहौल में? अच्छा हाफिज साहब, तज्जियाकारों का ये कहना है कि मौलाना साहब को इंतजार है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी का ऐलान करें तो फिर PDM लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। तो क्या ये जो तज्जिए या तबसरे किए जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं, ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज मैंने असद उमर की बात भी सुनी। असद उमर अभी मैं वो तो अरस्तू था जब वो 126 दिन के कंटेनर पे इमरान खान ने कहा कि हमारे पास एक सकरात अरस्तू मौजूद है जिसका नाम असद उमर है। जब उनको वज़ारत ख़जाना दी गई, आज जो कौम भुगत रहे हैं, जो मुश्किलात माशी तौर पर बर्दाश्त कर रहे हैं, ये तो सारे असद उमर की करतूत है ना, ये तो सारे उनकी है। असद उमर कौम को ये जवाब दे कि तुमने कश्मीर क्यों बेच दिया। असद उमर कौम को ये जवाब दे कि तुम स्टेट बैंक क्यों बेच रहे हो, तुम स्टेट बैंक क्यों बेच रहे हो। असद उमर ये जवाब दे कि गवर्नर पंजाब सरवर ने लंदन में बयान दिया कि हम 1 बिलियन 2 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर हम IMF से लेते हैं, पूरा मुल्क लिखवा लिया, IMF के नाम कर दिया। इसका जवाब दे वो कौम को। बस मैंने आपको कहा कि उनका काम सिर्फ ये है कि अपोजिशन पर तनकीद करना, अपोजिशन को गाली देना। उनको अपोजिशन फोबिया हुआ है। वो चाहते ये हैं कि कोई एंकर मेरे खिलाफ ना बोलिए, वो चाहते हैं कि कोई सहाफ़ी मेरे खिलाफ ना बोलिए, वो चाहते हैं कि कोई लिखारी मेरे खिलाफ न लिखे, कोई एंकर पर्सन तज्जिया अपने ज़मीर के मुताबिक ना करे, हुकूमत पर तनकीद ना करे। बस मैं हुकूमत करूँ, अच्छा करूँ या बुरा करूँ, जो भी करूँ, सब कहें कि जिंदाबाद। इस तरह नहीं हो सकता। लिहाजा PDM बिल्कुल लॉन्ग मार्च भी करेगी। PDM की तमाम ऑप्शन, लॉन्ग मार्च हो, इस्तीफ़े हो और बड़े बड़े जलसे हो, पार्लियामेंट के अंदर जद्दोजहद हो हुकूमत के खिलाफ,
पार्लियामेंट के बाहर हो, जमहूरियत और आइन जो भी ऑप्शंस करने की इजाज़त हमें देती है उस तमाम पर हम अमल करेंगे। कोई रुकावट नहीं है, न मियाँ नवाज शरीफ साहब रुकावट है। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से आना चाहते हैं, ये उनकी सेहत का मसला है, उनकी सेहत पे मुनहसर है। क्या उनकी सेहत इजाज़त देती है या नहीं, ये वो फैसला वो खुद करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त के लिए। नाज़िर होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बूस्टर वैक्सीन के लिए पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में जारी इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम में जो तरजीह है वो गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं, लेकिन लिहाजा जो गैर वैक्सीन शुदा तमाम अहले अफराद हैं उनको वैक्सीन भी लगाई जाएगी। और एनसीओसी का ये भी कहना है कि मखसूस उम्र के अफराद के लिए जो बूस्टर वैक्सीन है उसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखा गया है, जिसमें 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा, जबकि हेल्थ वर्कर्स को भी ये बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। अच्छा, दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने कोरोना की जो ओमिक्रॉन किस्म है उसके खिलाफ इकदाम करते हुए गुज़श्ता एक हफ्ते में जनूबी अफ्रीका से आने वाले तमाम मुसाफिरों के टेस्ट करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में महकमा सेहत ने FIA से जो मुसाफिरों की तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, वो देने की भी दरख्वास्त कर दी है। आलमी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अमेरिका में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई है। वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा शख्स जनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को वापस आया था और मुतासरा शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत कर्नाटक में 2 अफराद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक 46 और 66 साल शख्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है, जबकि दोनों अफराद के साथ राब्ते में रहने वाले लोगों के भी टेस्ट किए जाएंगे। इस पर बात के मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के हवाले से आप लोगों के पास अब तक क्या डिटेल्स हैं, मालूमात हैं? ये जो नया वेरिएंट है ये कितना ख़तरनाक है और इसके असरात के बारे में क्या तफसीलात अभी तक सामने आई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। बात यह है कि ये जितने अभी तक वेरिएंट्स आए हैं, अल्फ़ा, बीटा, एप्सिलॉन, डेल्टा वगैरह, उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये वाला वेरिएंट है और उसकी 5 वजूहात हैं। नंबर 1, जिस तरीके से ये इंसानी खलिए में दाखिल होता है, वो जो फुटबॉल नुमा सा होता है, इस पर कांटे कांटे लगे होते हैं, तो वहाँ तब्दीलियाँ आ गई हैं जिसकी वजह से आसानी से दाखिल हो रहा है। नंबर 2, ये जो जिस्म का आपका दिफाई निज़ाम है उसको धोखा दे रहा है आपकी एंटीबॉडीज़ को, और फिर उनसे बच जाता है, वो अटैक करके इसको ख़त्म नहीं कर पाती। तीसरे, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी फैलता है। चौथा ये है इसके अंदर के इसके अंदर खुसूसियात ऐसी हैं कि जो आपकी वैक्सीन जो है वो भी शायद इतना असर नहीं करे जितना कि नॉर्मल वैक्सीन नॉर्मल वेरिएंट्स पे करती हैं, क्योंकि इसके अंदर उन जगहों पे तब्दीलियां आ गई हैं जिन जगहों पे वैक्सीन जिसकी बुनियाद पे बनाई गई है। और पांचवे, जो अमवात की शरह है उसके बारे में क़ब्ल अज़ वक्त है कहना कि अमवात की शरह से होती हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 9 नवंबर को तो ये डिस्कवर हुआ था, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ इसको। ठीक तो है, बहुत खतरनाक है ये। और ऐसी भी इतलात सामने आई थी कि ये खतरनाक है, लेकिन ऐसी इतलात भी आई थी कि जिन लोगों में ये वेरिएंट पाया गया है या जिनको ओमिक्रॉन वायरस हुआ है तो वो सेहतयाब हो गए, घर में ही, उनको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। ऐसी भी खबरें आई हैं। बहुत कम तादाद है लोगों की, जब तक कि कई 100 या 1000 लोग, जब तक ये 1000 से ज़्यादा मुब्तला ना हो, 2-4 की बुनियाद पे कोई कहना बहुत मुश्किल है कि कितना सेवेरिटी कितनी है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि इतनी सेवेरिटी ना हो, लेकिन अभी क़ब्ल अज़ वक्त है। इसका तकरीबन 3-4 हफ्ते में जब ये ज़रा फैल जाएगा और जब ज़्यादा मरीज़ सामने आएंगे और फिर उनकी कंडीशन सामने होगी, फिर जाके कह सकते हैं कि अमवात की शरह क्या है। 10-20 केसेस की बुनियाद पर ये कंक्लूड करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा अभी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी से भारत तक के पहुंच गया ओमिक्रॉन, और हमने देखा कि अगर भारत तक पहुंच गया तो जाहिर बात है पाकिस्तान में भी इस वायरस के आने का खतरा बढ़ गया होगा। जी नहीं, खतरा बढ़ नहीं गया होगा, पाकिस्तान में मौजूद होगा, हर बड़े शहर के अंदर मौजूद होगा। अभी हमको पता नहीं चला क्योंकि अभी तक, क्योंकि डिटेक्शन जो है वो जब आप इसको डिटेक्ट करेंगे, इसके सिम्टम्स तो बहुत उससे मिलते जुलते होते हैं। तो ये वाला वायरस है, वो दूसरा वाला वेरिएंट है, जब तक कि इसकी बाकायदा टेस्टिंग नहीं होगी, जब इसका पता चलेगा तो कुछ दिन में आपके सामने आ जाएगा
एक एक दो केसेस पहले आने शुरू होंगे और फिर ये तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये डेल्टा को दबा देगा और फिर ये ज़्यादातर छा जाएगा। उम्मीद है कि NCOC इसको ऊपर नज़र रखता है और कंट्रोल करता है, जैसे कि दूसरे वेरिएंट्स को किया है। लेकिन दुनिया में आप देखिएगा कि ओवरऑल तादाद जो बढ़ रही है पेशेंट्स की इस वक्त, उसमें ज़्यादातर किरदार इस वाले ही वेरिएंट का है, यूरोप में, अमेरिका में और दूसरी जगहों पर। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो बूस्टर वैक्सीन लगाने का ऐलान किया, ये बताएं जो बूस्टर खुराक है वो पहले से जो वैक्सीन लगी हुई है उसी कंपनी की लगाना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर फाइज़र लगवाई है वो फाइज़र ही लगवाएगा, किसी ने कोई और लगवाई है तो वही लगवाएगा, या अगर आपने कोई और वैक्सीन लगाई तो बूस्टर डोज किसी और वैक्सीन की भी लगवा सकते हैं? बूस्टर डोज आप किसी और वैक्सीन की भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही वैक्सीन किसी भी कंपनी की लगवाएं, किसी भी कंपनी की लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं 2 डोज के बाद तो फिर लगवाएं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर इम्यूनिटी मौजूद होनी चाहिए। लेकिन आखिरी डोज लिए हुए 6 महीने या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, आप ब्लड टेस्ट करके भी आप इसका चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर किस हद तक एंटीबॉडीज़ हैं, वरना फिर आप 6 महीने हो गए तो उसके बाद आप बूस्टर डोज लगवा लें, और ज़रूर लगवाना चाहिए ताकि आपको प्रोटेक्शन रहे इस वाले वेरिएंट से। मतलब 6 महीने का गैप होना चाहिए सेकंड डोज के बाद, अब बूस्टर डोज के दरमियान? जी हाँ, नॉर्मली 6 महीने का। अगर आपको ट्रैवल करना है, मजबूरी है, तो फिर आप जल्दी भी लगवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 6 महीने उसके बाद लगवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ कंपनीज़ हैं जो कि ऐसा दावा कर रही हैं कि वो देख रहे हैं कि शायद ये ओमिक्रॉन है जो दूसरा वेरिएंट भी है, तो उनकी वैक्सीन उनके लिए भी इफेक्टिव साबित हो सकती है। जैसा कि मैं कहीं पढ़ी थी फाइज़र के हवाले से, ऐसी में बात पढ़ रही थी कि शायद फाइज़र जो है जिन्होंने लगवाई है वो इफेक्टिव साबित हो सकती है इस वेरिएंट के लिए भी। तो अब तक जितनी भी वैक्सीन आ चुकी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इस वेरिएंट के लिए भी इफेक्टिव या सही साबित हो सकती हैं, या फिर नई वैक्सीन ही ज़रूरी है? नहीं, एक हद तक तो ये सारी जितनी वैक्सीन्स हैं वो सब अफादियत रखती हैं इस वाले वेरिएंट के खिलाफ भी, लेकिन उतने % इफेक्टिव नहीं होंगी। बिल्कुल, वायरस तो क्योंकि डॉक्टर साहब एक ही है ना, सिर्फ वो म्यूटेट हो रहा है, चेंज हो के आ रहा है, लेकिन वायरस तो एक ही है ना। जी हाँ, उसमें पहले वाले वेरिएंट्स के खिलाफ क्योंकि वो डेवलप हुई थी तो 80 या 90% इफेक्टिव थी, इसके खिलाफ शायद 40 या 50 या 60% इफेक्टिव हों, उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी क्योंकि ये वेरिएंट तब्दील हो चुका है, लेकिन इफेक्टिव फिर भी एक हद तक जरूर होंगी ये वैक्सीन इस वाले के खिलाफ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल भी पूछना चाहूँगी कि अब तक जितनी भी वैक्सीन आ चुकी हैं, बहुत से लोगों को वैक्सीन लगी, और एक टाइम तो ऐसा आया था कि कहा जा रहा था कि अपनी पसंद की वैक्सीन है जिस पे ज़्यादा एतमाद है, जिसकी एफिकेसी ज़्यादा है, उसको ना तलाश करें, जो वैक्सीन अवेलेबल है बस लगवा लें। तो ये जो अभी तक जितनी भी वैक्सीन आई हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन कौन सी कंसिडर हो रही हैं दुनिया भर में? बात यह कि हर जगह पे अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। अब जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में सिनोफार्म या कैंसिनो बायो वगैरह चाइनीज़ वगैरह लगी हैं, ये बहुत इफेक्टिव रही हैं और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चाइना में और दूसरे ममालिक में देखा गया है, और ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज़ पर हैं। जो दूसरी जो वैक्सीन आ रही हैं जैसे मॉडर्ना है और दूसरी वैक्सीन हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हैं जिनके बारे में बहुत सारे सवालात भी बहुत से लोगों ने रेस किए हैं। तो मेरे ख्याल से तो जो पाकिस्तान में वैक्सीन आई हैं और लगाई गई हैं, यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे इदारे में भी क्लिनिकल ट्रायल सिनोफार्म के हुए हैं और बहुत इफेक्टिव पाई गई है। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी वैक्सीन हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।